Hello and a lovely good evening from here, and hope as always that each one of you are absolutely fine, happy and of course in fine spirits. तो जहाँ तक ये रिवीजन फास्ट ट्रैक सीरीज का सवाल है, अब आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब जहाँ तक अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को ही सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अलावा फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सिंगल ट्रेडर भी कहा जाता है। अब जहाँ तक सवाल है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस चैप्टर में होता क्या है, वैसे तो मोस्टली चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, मैंने बताया था जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, इसका मतलब है जो बड़े स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं, वो क्या करते हैं, केवल अपनी कैश ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते हैं, केवल अपनी कैश ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट, कैश ट्रांजेक्शन से होती हैं केवल उसका रिकॉर्ड वो रखते हैं, और कुछ अपने पर्सनल अकाउंट से होते हैं उनका रिकॉर्ड्स रखते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते हैं, पर्सनल अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। ये केवल इन दोनों चीज़ों का ही रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली फुल फ्लेड्ज अकाउंटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। तो जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, मैंने कहा जो छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, वो दे कीप ओनली व्हाट वी कॉल रिकॉर्ड्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल अकाउंट्स। इनडायरेक्टली इसका ये भी मतलब हो गया कि नॉमिनल अकाउंट्स का तो वो रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंगल ट्रेडर है क्या वो नॉमिनल अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, तो आंसर होना चाहिए नो। अब जहां तक सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सवाल है, इसमें प्रॉफिट को डिटरमिन करने के दो तरीके होते हैं। प्रॉफिट को डिटरमिन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड और एक हम कहते हैं कन्वर्जन मेथड। कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो नेट वर्थ मेथड और दूसरा कन्वर्जन मेथड। अब जहां तक नेट वर्थ मेथड का सवाल है, इसमें हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम का मतलब सिंगल ट्रेडर से है। तो सिंगल ट्रेडर जो है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, अपना प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए नेट वर्थ मेथड में वो क्या करेगा। पहले तो तुम्हें क्वेश्चन को देख करके ये मालूम होना चाहिए कि कब तुम्हें नेट वर्थ मेथड यूज करना है। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं लगता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होगा, क्वेश्चन में तुम्हें ये हिंट दिया होगा कि मिस्टर ए हु कीप्स हिज अकाउंट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो तुम्हें इससे ये तो पता लग जाएगा कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। अब कौन से मेथड से प्रॉफिट फाइंड करना है, कई बार स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है। तो कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हो कि डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ इतना लिखा हो। मैंने लिखा मिस्टर ए हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, और तुम्हें क्वेश्चन दे दिया और बाद में मैंने लिखा फाइंड आउट इज नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि आपको नेट वर्थ मेथड यूज करना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे कहूं कि मिस्टर ए हु कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, करेक्ट, प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स। अब मिस्टर ए अपनी अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम पे कर रहा है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट, या क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर हिज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कन्वर्जन मेथड यूज करना होगा। मैंने कहा कई बार ये क्वेश्चन में को देख करके बच्चों को समझ नहीं आता, तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि नेट वर्थ मेथड कब यूज होगा। अब नेट वर्थ मेथड में प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग डेट को, जो भी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट को तुम्हें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, SOA मैंने शॉर्ट में लिखा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाती हैं? जितने भी उसके एसेट्स होंगे क्लोजिंग डेट को, और जितनी भी लायबिलिटीज उनकी, उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल हमें बता देगा। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी क्लोजिंग डेट को, और उसके थ्रू मैं फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को निकाल लूंगा। उसके अलावा क्लोजिंग कैपिटल में फिर मुझे ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ता है। करेक्ट, जो भी उसने इस साल ड्राइंग्स करी है उनको मैं ऐड करूंगा, और उसके बाद मुझे ओपनिंग कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी। कई बार अब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तो फिर से तुम्हें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ सकती है, यानी कि ओपनिंग डेट को भी तुम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे। यानी कि कैपिटल निकालने के लिए सिंपल वर्ड्स में तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ सकती है, अगर तुम्हें ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए मैंने कहा जो भी उस डेट को एसेट और लायबिलिटीज है वो हम लिख लेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल होगा।
तो एक बार जब तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, और अगर उसने कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हुई है तो फिर हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को डिटरमिन करते हैं। और उसके बाद होता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है? कन्वर्जन मेथड में उसने जो अपनी अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम पे ड्रॉ करी हुई है, करेक्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम पे उसने अपनी अकाउंटिंग ड्रॉ करी हुई है, अब तुम्हें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम में, और उसके बाद तुम उसके फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे। कैसे बनाएंगे? इन सब चीज़ों को देखने के लिए डायरेक्टली आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, और ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है 1/1/2000, आप देख ही रहे हो क्वेश्चन जो है 1.1, पहले हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है 2024 जून 14 का है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि रिसेंटली एग्जामिनेशन का है और 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन नेटवर्थ मेथड का है। तो नेटवर्थ मेथड में कैसे हम निकालेंगे, पहले यहाँ ध्यान दें। क्वेश्चन कहता है सोहन कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने कहा तुम्हें ये क्वेश्चन में ग्लेयरिंगली बड़े क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिया होता है, तो इसलिए तुम्हें पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम का है। फिर कहता है ही हैज़ गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि 31/3/2022 यानी कि लास्ट ईयर के एंड की डेट है, और करंट ईयर के एंड की डेट 31/3/2023 है। इज इट क्लियर टू यू? तो तुम्हारे पास ओपनिंग, क्योंकि जो लास्ट ईयर का एंड है करंट ईयर का बिगनिंग बन जाएगा, तो एक तरीके से ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं या क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। अब पहले ध्यान से अपने बैलेंसेज को देखें। आपको मालूम है कि कैश का बैलेंस है। अब लास्ट ईयर के एंड में तो कैश का कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन करंट ईयर के एंड में कैश का बैलेंस है। उसके अलावा अब उसने देखो लास्ट ईयर के एंड में बैंक का बैलेंस तो लिखा है, लेकिन उसके आगे क्रेडिट लिखा है। इसका मतलब मैं इसको लायबिलिटी साइड में लिखूंगा। बैंक को मैं कहाँ लिखूंगा? लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब मेरे को ओपनिंग डेट को या 31/3/2022 को भी एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, और मुझे ईयर के एंड में भी एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। इज ए क्लियर टू यू? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके हमारे पास ओपनिंग यानी कि लास्ट ईयर के एंड में या करंट ईयर की बिगनिंग की कैपिटल आ जाएगी, और फिर करंट ईयर के एंड की भी कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। तो बैंक का ध्यान रखना कि उसके आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट है, और यहाँ डेबिट लिखा है, ये एसेट है। उसके अलावा तुम्हें डेटर्स दिए हुए हैं, उसके अलावा तुम्हें क्रेडिटर्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, स्टॉक इन ट्रेड के बैलेंसेस दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, मशीनरी के बैलेंस दिए, और फर्नीचर के बैलेंसेस दिए। अब तुमने क्या करना है, सिर्फ इन बैलेंसेस को देखा, अभी मैंने नीचे कुछ नहीं पढ़ा, इन बैलेंसेस को देख करके, यानी कि नीचे की कोई भी इंफॉर्मेशन को मैंने कुछ नहीं करा अभी, सिर्फ इन बैलेंसेस के आधार पर मैंने कैपिटल निकाल ली। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/2022, यानी कि 31/3/2022 को जो भी मेरे पास एसेट्स है, कैश तो है नहीं, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, उसके अलावा क्रेडिटर्स, और मैंने बताया बैंक में जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा, तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगी। तो इससे मेरे को पता लग गया कि जो कैपिटल है वो मेरे पास कितनी थी लास्ट ईयर के एंड में या करंट ईयर की बिगनिंग में। इज इट क्लियर टू यू? तो 8,10,000 आपकी कैपिटल आ जाएगी। जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख लेना विदाउट कंसीडरिंग एडजस्टमेंट। विदाउट कंसीडरिंग एडजस्टमेंट से एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि आपने नीचे की एडजस्टमेंट को इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एडजस्ट नहीं करा है। ये हमेशा लिखना चाहिए विदाउट कंसीडरिंग। अगर नीचे एडजस्टमेंट दी होती हैं, क्योंकि मैंने कहा हमने एडजस्टमेंट को देखे बगैर केवल जो बैलेंसेस दिए थे उनके आधार पर हमने ये कैपिटल निकाल ली, तो ऐसे लिख देना चाहिए विदाउट कंसीडरिंग एडजस्टमेंट्स, ताकि एग्जामिनर को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे की एडजस्टमेंट को कंसीडर करे बगैर पहले मैंने ओपनिंग डेट को कैपिटल निकाल ली। इसी तरीके से आप क्लोजिंग डेट को भी एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, और क्लोजिंग डेट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए क्लोजिंग डेट को जो हमारे पास कैश का बैलेंसेस है उसको तुम लिख लोगे, फिर बैंक में भी डेबिट बैलेंस था, उसके अलावा डेटर्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और क्रेडिटर्स हैं, और क्लोजिंग डेट की कैपिटल तुम्हारे पास आ गई। अब ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की कैपिटल तुम्हारे पास आ चुकी है। उसके बाद तुम एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए अब नीचे की इंफॉर्मेशन को मेरे लिए पढ़ना लाजमी हो जाएगा। अब नीचे की इंफॉर्मेशन में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सोहन ब्रॉट इन एडिशनल कैपिटल ऑफ 65,000 इन बिजनेस। तो जो वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आया, मैंने तुम्हें बताया था, जब मैं क्लोजिंग डेट को यानी कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना ली, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, मेरे पास कैपिटल्स आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनानी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो अपनी क्लोजिंग कैपिटल को लिखना पड़ेगा।
अब मैंने अभी तुम्हें बताया कि क्लोजिंग कैपिटल हमारी 12,65,000 की निकली है। क्लोजिंग कैपिटल मेरी निकल गई। इज इट क्लियर टू यू? क्लोजिंग कैपिटल के बाद मैंने आपको ये भी बताया था अगर कोई ड्राइंग्स होंगी तो मैं इसमें ऐड करूंगा। अभी तक तो हमने जो नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसमें ड्राइंग्स नहीं दी, अभी तक तो ड्राइंग्स के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा कि कुछ फ्रेश कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है। जो फ्रेश कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करेगा, मैंने बताया था, उसको हम माइनस करते हैं। फ्रेश कैपिटल उसने जो इंट्रोड्यूस करी है वो 65,000 रुपीज़ की इंट्रोड्यूस करी है, तो 65,000 रुपीज़ आप माइनस भी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? 65,000 आपने माइनस करना है। अब नीचे इंफॉर्मेशन में उसने तुम्हें यह भी दिया हुआ है कि ही विड्रू 3 लाख। अब क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है ही विड्रू 3 लाख। आप हमेशा यही मानेंगे कि उसने ये जो विड्रावल करी है पर्सनल यूज़ के लिए करी है। जब लिखा नहीं होता तो विड्रावल हमेशा पर्सनल यूज़ के लिए माना जाता है। तो अब मुझे पता लगा कि पूरे साल में उसकी ड्राइंग्स जो हैं वो 3 लाख की रही हैं, तो 3 लाख में ऐड करूंगा। ड्राइंग्स को ऐड करा जाता है। उसके अलावा मैंने कहा हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है, तो ओपनिंग कैपिटल भी हम माइनस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमारी 8,10,000 की है। ओपनिंग कैपिटल कितने की है? 8,10,000 की है। ये भी हमने माइनस करना है, करेक्ट? अच्छा जी, उसके अलावा अब नीचे उसने क्या लिखा हुआ है? नीचे उसने लिखा है कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देना है। नेट वर्थ, अच्छा मुझे कैसे पता लगा कि मुझे नेट वर्थ मेथड यूज करना है? क्या लिखा है नीचे? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड। सिर्फ इतना ही लिखा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो इसका मतलब मुझे नेट वर्थ मेथड यूज करना है। अगर उसने लिखा होता प्रिपेयर हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या लिखा होता प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स, तो इसका मतलब फिर कन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन होता। इज इट क्लियर टू यू? यहां सिर्फ तुम्हें लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मतलब नेट वर्थ मेथड मुझे यूज करना है। अब नेट वर्थ मेथड में बात चल रही थी, आगे कह रहा है पहले तो ए प्रोविजन ऑफ 5% इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स, यानी कि जितने भी मेरे डेटर्स हैं, अच्छा याद ये रखना नीचे जो भी एडजस्टमेंट दी होगी वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पर अप्लाई होगी। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो क्लोजिंग बैलेंस पे अप्लाई होगी, यानी कि बाद में जब तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करोगे तो जो भी तुम्हारे क्लोजिंग डेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग डेटर्स आपके 8,80,000 के, तो 8,80,000 का 5% प्रोविजन आप बनाएंगे, शायद ये 44,000 के करीब आ जाएगा, तो 44,000 का प्रोविजन भी आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा उसने लिखा है डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 15% मशीनरी एंड 10% ऑन फर्नीचर, तो इसका मतलब मुझे डेप्रिशिएशन भी देना पड़ेगा, तो डेप्रिशिएशन मशीनरी का मैं दूंगा। मैंने कहा जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो आप क्लोजिंग बैलेंस पे अप्लाई करेंगे। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 लाख का 15% मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। मशीनरी में डेप्रिशिएशन 15% उसने बोला, तो 30,000 मेरे ख्याल से आ जाएगा। इसी तरह से उसने कहा फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन देना है। फर्नीचर 14,000 का है, लेकिन फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन 10% है, तो 10% में इसका कंप्यूट करूंगा और 10% जो आएगा 1,400, तो टोटल डेप्रिशिएशन 31,400 भी आप माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद उसने यहां पर अब लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, देखो तुमने यहां पर देखा था, मैंने तुम्हें बताया था जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करते हैं और ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं, और आपको यह भी मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है, यह भी आपको मालूम है, क्योंकि उससे मेरी ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाएगी, और जो ओपनिंग कैपिटल है वो हम माइनस करते हैं, तो यही वजह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कंप्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने कहा 10% के हिसाब से देना है, तो 8,10,000 का 81,000 ये भी आप माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? ऐसा कर करके आपके पास अभी प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन अभी एक एडजस्टमेंट और है, और वो एडजस्टमेंट है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि पहले तुम क्या करोगे, अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर लोगे, जो भी ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अब उसमें से मैं मैनेजर्स कमीशन माइनस करूंगा। तो मैनेजर का कमीशन कैसे माइनस करेंगे, बिकॉज लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो 10/110 इंटू जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उसका मैं 10/110 ले लूंगा, वो मैनेजर का कमीशन बन जाएगा, और उसके बाद मेरे पास करेक्टेड, और उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने ये करा हुआ है, यहां पर देखें क्लोजिंग कैपिटल आपकी 12,65,000 की थी, मैंने बताया उसमें से मैं ओपनिंग कैपिटल माइनस करूंगा।
अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट या इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल का मतलब ही होता है प्रॉफिट। फिर उसमें ड्राइंग्स मैंने ऐड कर दी, तो अभी तक मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है 7,55,000 का आ रहा है। अब उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था 81,000 आएगा, 8,10,000 का 10%। फिर फ्रेश कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस करी वो भी माइनस करी, अभी तक टोटल 6,09,000 आ रहा है। फिर मैंने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फर्नीचर मिला करके माइनस कर दिए 31,400। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी माइनस कर दिए। तो ये मेरा अभी प्रॉफिट आ रहा है मैनेजर का कमीशन देने से पहले। अब मैनेजर को कमीशन देंगे तो 10/110 और 5,33,600 जो कि 48,509 आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट तुम्हारा ये आ जाएगा जो कि आपके सजेस्टेड आंसर से मिल रहा है। तो नेट वर्थ मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेट वर्थ मेथड में आपकी मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए कि आप पहले तो क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी होगी तो मैंने आपको बताया था उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे, लेकिन जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं करना। इज इट क्लियर टू यू? और हेडिंग में लिख देना विदाउट कंसीडरिंग एडजस्टमेंट। इसी तरीके से उसमें से आप अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हैं इस मेथडोलॉजी से करना है तो ऐसे कर लेना, फिर ड्राइंग्स ऐड कर लेना। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद आप चाहो तो ऐड करके दिखा सकते हो, और उसके बाद फिर आप अपनी ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना। उसके अलावा कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो फ्रेश कैपिटल भी आप माइनस करना, करेक्ट। ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली ये आ गया। अब अगर क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो आप माइनस करेंगे जैसा कि मैंने बताया, और नीचे जो भी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की हो PFDD, चाहे वो डेप्रिसिएशन की हो, तो वो आपने माइनस करनी है। ऐसा कर करके आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर मैनेजर को कमीशन देना है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है मैनेजर को कमीशन 10% देना है तो इस प्रॉफिट का 10% निकाल लेना। लेकिन अगर वो कहता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है तो फिर आप 5% है तो 5/105 हो जाएगा, 10% है तो 10/110 हो जाएगा, और इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में करी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो नेटवर्थ मेथड कोई मुश्किल नहीं है, केवल 5 साल में एक बार क्वेश्चन ये आया है, और ये बल्कि अभी हाल ही में आया है। अब आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में आप बहुत से बच्चों को डर लगता है कन्वर्जन मेथड से। एक्चुअली ये बहुत आसान होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये कन्वर्जन मेथड सबसे आसान मेथड में से ये है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसके अंदर कन्वर्जन मेथड में हमें क्या करना होता है, कैसे हम उसके फाइनल अकाउंट, नो डाउट। अब कन्वर्जन मेथड का मतलब है सिंगल एंट्री सिस्टम पे उसने जो अकाउंटिंग करी है उसको डबल एंट्री सिस्टम पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने का आर्ट क्या है? कन्वर्ट करने का आर्ट सिंपल है, क्योंकि मैंने कहा सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कर रहे हैं। इसका मतलब है मुझे हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री करनी पड़ेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान। अब कितना आसान है ये मैं अब आपको बताता हूँ। 2.1 को देखें, वो कह रहा है वाई कमेंस्ड ए बिजनेस एज ए क्लॉथ मर्चेंट। तो वाई नाम का कोई आदमी है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा। बताओ जब कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है आपको सिर्फ डबल एंट्री सोचनी है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, करेक्ट। और देखो बाद में इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बल्कि यहां पर उसने लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। एक तो क्वेश्चन कहता है कि आपको यह पता करना है ईयर के एंड में उसके पास कितना कैश था। फिर कह रहा है प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे मुझे यह पता लग गया कि ये फाइनल अकाउंट का, यानी कि वाई कमेंस्ड ए बिजनेस एज ए क्लॉथ मर्चेंट। तो ये सिंगल ट्रेडर है, इसने बिजनेस स्टार्ट करा है। इसका मतलब ये सिंगल एंट्री सिस्टम पे, और लिखा भी हुआ है द बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस। वो क्वेश्चन में तुम्हें क्लियर हिंट होगा। अब मुझे नेटवर्थ यूज करना है या कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कब यूज करते हैं? जब इस तरह से लिखा हो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या लिखा हो प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स। और उसने क्वेश्चन में ये भी बता दिया उसकी बैलेंस शीट भी बना करके दिखानी है। अब इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एक बार मैं थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना एक्सपर्ट कर देना चाहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो एंट्री क्या होगी? जब भी कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको मालूम है कि हम क्या एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मैंने एक एंट्री लिख दी। आपको लिखनी नहीं है एंट्री, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। आपको मन में सोचनी है कि उसने 40,000 से एक बिजनेस स्टार्ट करा। अब आपको क्या करना है? एक कैश अकाउंट ओपन करना है और एक कैपिटल अकाउंट ओपन करना है और इनको पोस्ट कर देना है। समझ में आ गया? यानी कि कैश अकाउंट की डेबिट में आप क्या लिख दोगे? 2 कैपिटल, और कैश अकाउंट की डेबिट में 2 कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई कैश।
अब उसने कहा कि ऑन द सेम डे ही परचेज ए फर्नीचर, उसी दिन उसने एक फर्नीचर खरीदा। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट तो तुम बना ही चुके हो, अब तुम्हें एक फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब तुम्हें एक फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, यानी कि फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश लिख देना और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई फर्नीचर लिख देना, बस। और कुछ नहीं करना। हर ट्रांजेक्शन की तुमने एक एंट्री सोचनी है और उस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। समझ में आ गया? अब अगली एंट्री है कैश अकाउंट टोटल सेल्स उसकी 68,000 की है। क्वेश्चन कहता है टोटल सेल्स कितनी है? 68 है। लेकिन उसने बताया 68,000 की सेल में से, उसने बताया जो 68,000 की सेल है उसमें से कैश सेल्स 28,000 की है। अगर कैश सेल्स 28,000 की है तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स 40,000 की होंगी, क्योंकि टोटल सेल्स 68,000 की है। अब देखो यहां पर क्या है, ये कैश सेल्स है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया तो उस हिसाब से आपको एक एंट्री सोचनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब मैं कैश में सेल करूंगा तो लॉजिकली मैंने कितने में करा? 28,000 में करा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैंने ये एंट्री सोची। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में तो मैं लिख दूंगा टू सेल्स, करेक्ट। अब लॉजिकली मुझे सेल्स अकाउंट ओपन करना चाहिए, लॉजिकली मुझे सेल्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो उससे क्या होगा कि मुझे बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो लॉजिकली तो मैंने कहा कि मुझे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना चाहिए, क्योंकि कैश अकाउंट तो बना चुके हैं, उसकी डेबिट में टू सेल्स लिखेंगे। और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से मुझे सेल्स अकाउंट बनाना चाहिए और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई कैश लिखना चाहिए। लेकिन इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होता है, तो तुम क्या करना, जो सेल्स है ना, आप मन में ये सोचो कि सेल्स हम अल्टीमेटली कहाँ लिखते हैं। अल्टीमेट का मतलब है जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सेल्स आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आपको सेल्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देना। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके बाद क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? जिसको हमने सामान क्रेडिट में बेचा वो डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब डेटर्स अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि हम बाद में देखेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगा जो बेसिकली हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है कन्वर्जन सिस्टम में। एक तो आपको कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, कैश अकाउंट के अलावा आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट के अलावा आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने ही हैं। ये तो अकाउंट आपको बनाने ही बनाने हैं। इज द क्लियर टू यू? उसके अलावा हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो अकाउंट हमने बनाने हैं, और उसके अलावा हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम कोई और अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर है तो आप अपना एक फर्नीचर अकाउंट, इस क्वेश्चन में हमने फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बनाना चाहते हो, नहीं तो वो भी डायरेक्टली करा जा सकता है। लेकिन सेल्स या परचेजेज अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एंट्री आपने मन में सोची, आपको मालूम है कैश अकाउंट की डेबिट में तो टू सेल्स आएंगी। अब आप सेल्स अकाउंट मत बनाना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। जो सेल्स हैं उसको डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिख देना, कैश सेल्स। इसी तरह जो तुमने क्रेडिट में सामान बेचा 40,000 का, अब आपको मालूम है इसकी एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी। अब डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में तो आप टू क्रेडिट सेल्स लिखोगे, ये क्रेडिट सेल्स है। और फिर से आपको मालूम है कि क्रेडिट सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आप लिख दोगे। बस हर एंट्री के दो पोस्टिंग्स तुमने करनी है, सिंपल। इसी तरह से परचेजेस के बारे में लिखा है। अब परचेजेस के बारे में उसने लिखा है कि टोटल 60,000 की परचेजेस हैं, जिसमें कैश परचेजेस 16,000 है। 60 में से कैश में जो परचेजेज हैं वो 14,000 की हैं, और बाकी जो बच जाएंगी, इसका मतलब बाकी कितनी बच जाएंगी भाई? 16,000 की हैं, तो 44,000 क्रेडिट की परचेजेज हैं। अब मेरे को परचेजेस से रिलेटेड भी यही एंट्री करनी पड़ेंगी। जब मैं सामान परचेज करूंगा कैश में तो मेरी एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब मैं सामान ये तो कैश में जो मैंने परचेज करी है, जो भी आपका अमाउंट है वो आप लिख देंगे 16,000। उसके अलावा जो आपने क्रेडिट में सामान परचेज करी है तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि कैश में तो आपने परचेज नहीं करी, तो 44,000। अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे? देखो, कैश पहले तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना 16,000 क्योंकि कैश बाहर जा रहा है। अब
परचेजेस अकाउंट आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं, तो परचेजेस और सेल्स अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देना। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री है परचेजेस टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्रेडिट मिल रहा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिट परचेजेस लिख देना, और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में फिर आप परचेजेस टू क्रेडिट परचेजेस लिखोगे। सिंपल। मैंने कहा सेल्स और परचेजेस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी ज्यादा अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, इसमें आपके पास इनफ टाइम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्टन अप करना आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में उसने आगे क्या लिखा है, वाई इज ड्राइंग, वाई कौन है, ओनर है, ये ध्यान रखना। अब वाई ने कह रहा है कुछ अमाउंट विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए। हमें मालूम है कि पर्सनल यूज के लिए जब अमाउंट विड्रॉ करा जाता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री तो ये होती है जितना भी अमाउंट उसने विड्रॉ करा, कितना अमाउंट विड्रॉ करा, 5,600 रुपये का अमाउंट विड्रॉ करा। देखो एंट्री आपको करनी नहीं, आप मन ही मन में सोच करके बस अकाउंटिंग कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? अब मैंने आपको जो मना करें अकाउंट्स बनाने के लिए, आपको सेल्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी कहा कि आपको परचेजेस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ड्राइंग्स अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट मिल रहा है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई ड्राइंग्स लिख देंगे। अब आपको ये मालूम है कि किसी भी तरह की ड्राइंग्स हो, चाहे वो कैश में हो चाहे गुड्स की ड्राइंग हो, जब ओनर अपने अकाउंट से पैसा निकालता है, करेक्ट, चाहे वो कैश में निकाले चाहे गुड्स के रूप में निकाले, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। इजंट इट और नॉट? अब उसने जो अमाउंट विड्रॉ करा, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल अकाउंट को कम करती हैं, तो तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन तो शुरू में मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन से अकाउंट बनाओगे, एक तो कैश अकाउंट बनाओगे, डेटर्स अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप एक कैपिटल अकाउंट भी बना लेना। तो इसका मतलब आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट में आप लिख देना कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइंग्स जो हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही जाती हैं, तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिख दोगे ड्राइंग्स। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जो ड्राइंग्स हैं, हमें ड्राइंग्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसको कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिख देना ड्राइंग्स। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा फिर क्वेश्चन में तुम्हें आगे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स के बाद कहाँ भाग गया, सैलरीज टू स्टाफ। सैलरीज टू स्टाफ, जब हम सैलरी पे करते हैं तो पहले एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है। जब मैं सैलरी पे करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगी या नहीं होगी? एक तो ये एंट्री होगी, और उसके बाद फिर मैं सैलरी को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में भी लिखूंगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। यानी कि अगर इन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन करें तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अब ध्यान से सोचें। एक तो कैश कम हो रहा है और प्रॉफिट डेबिट हो रहा है, तो बस ऐसे करना है। कैश को कम करने के लिए कैश की क्रेडिट साइड में बाई सैलरी लिख देना, आपको सैलरी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सैलरी लिख दोगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब जब बैड डेट्स राइट ऑफ होंगे तो एंट्री क्या होती है, वैसे तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की भी दो एंट्री होती हैं। पहले तो हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये मेरे लिए लॉस है, और टू डेटर्स, यानी कि बैड डेट्स की वजह से एक तो डेटर्स कम होते हैं और दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कम होता है। आप कंबाइंड एंट्री नहीं लिखना चाहते, अलग अलग ही करना चाहते हैं, तो मैं तरीका बता देता हूं। पहले तो डेटर्स को क्रेडिट मिल रहा है, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई बैड डेट्स लिख देना, करेक्ट। और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट मिल रहा है बैड डेट्स की वजह से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैड डेट्स लिख दोगे। इज इट क्लियर टू यू? आपने क्या देखा, मैंने कोई भी यहां पर अलग से कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ हर ट्रांजेक्शन की एंट्री सोची है। ऐसी बिजनेस एक्सपेंस है, पहले मैं एंट्री लिखूंगा बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेरी एंट्री होगी बिजनेस एक्सपेंस टू कैश, ये मैंने एंट्री लिख दी। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं बिजनेस एक्सपेंस लिखूंगा, और फिर बिजनेस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में भी आते हैं, मुझे मालूम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू बिजनेस एक्सपेंस लिख दूंगा, काम खत्म। अब इस तरह से आपने जो ट्रांजेक्शन थी उन सबकी पहले तो एंट्री सोच करके लिख दी, हर ट्रांजेक्शन की दो पोस्टिंग्स, इनफैक्ट हर आइटम की दो पोस्टिंग होंगी। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 26,000 है। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे,
आपको मालूम है कि जो इसके अब एंट्री नहीं करनी है तो क्लोजिंग बैलेंसेज है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? आपको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे आप, और उसके अलावा बैलेंस शीट में भी लिखते थे, तो बैलेंस शीट में भी लिख दोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे। इसी तरह से फिर आपको क्या दिया हुआ है? सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं ईयर के एंड में, सन्ड्री डेटर्स। अब जो सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, तो डेटर्स के अकाउंट में एक तो डेटर्स के अकाउंट में लिख दोगे बैलेंस कैरी डाउन 20,800, और फिर बैलेंस शीट में भी इसको लिख दोगे, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का भी यही करेंगे। पहले तो क्रेडिटर्स अकाउंट में मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, और फिर मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी लिख दूंगा। तो आपने देखा मैंने कुछ नहीं करा, बस यही तरीका अपनाना है, करेक्ट। और बहुत सिंपल होता है, ये कोई मुश्किल नहीं होता। आपको ये कोई एंट्रीज लिखनी थोड़ी है, तो सोचनी है सिर्फ, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा मैंने कुछ नहीं करा क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ हर ट्रांजेक्शन को उसकी एंट्री सोची और मैंने उसको 2 प्लेसेस पे पोस्ट करा है। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस को भी मैंने 2 ही प्लेसेस पर पोस्ट करा है। अब इसमें लास्ट में उसने एक चीज और दे दी, कह रहा है वाई टुक क्लॉथ वर्थ ₹2,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन हर बुक्स। अब वो कह रहा है वाई नाम का जो ये ट्रेडर है, उसने जो है ₹2,000 का क्लॉथ, देखो वो क्लॉथ मर्चेंट है और क्लॉथ उसके लिए गुड्स माने जाएंगे, तो ये ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हैं। तो जब ड्राइंग्स ऑफ गुड्स में मैं क्या करूंगा? एंट्री लिखूंगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आ गया? यानी कि इस एंट्री के करने से 2 चीजें होती हैं, एक तो परचेजेस कम हो रही हैं क्योंकि क्रेडिट हो रही हैं, और ड्राइंग्स डेबिट हो रही है। मैंने कहा जो ड्राइंग्स हैं उनको तो आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दोगे, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। अब जो परचेजेस हैं, आप चाहो तो परचेजेस में से माइनस कर सकते हो, नहीं तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना, बात एक ही है भाई। परचेजेस के ऑपोजिट में मैं लिख दूंगा तो इनडायरेक्टली इसका मतलब परचेजेस कम हो रही हैं, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद उसने लिखा है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन जब फर्नीचर पे दिख गए तो एक तो मुझे एंट्री करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर अकाउंट हमने बनाया हुआ है उसके क्रेडिट में बाई डेप्रिसिएशन लिख दूंगा, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा क्या? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट की डेबिट में भी आएगा। बस ये करने के बाद अब आपको क्या करना है? देखिए जी, ये आपका डेटर्स अकाउंट है, ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट है, ये आपका कैश अकाउंट है। अगर मैं थोड़ा सा शुरुआत से आपको ले जाने की कोशिश करूं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में उसने लिखा था कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा, तो मैंने बताया था कि एक तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल, और उसके अलावा मैंने कहा कि कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, ये कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे 40,000। फिर लिखा था कि उसने ₹12,000 का एक फर्नीचर खरीदा, ₹12,000 का फर्नीचर खरीदा, तो मैंने कहा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाई फर्नीचर 12,000, करेक्ट, और उसके अलावा फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा 12,000। उसके बाद नीचे उसने हमें ट्रांजेक्शन दी थी, पहली ट्रांजेक्शन जो उसने दी थी वो सेल्स के बारे में थी। अब सेल्स के बारे में पहली ट्रांजेक्शन थी कि कैश में उसने कुछ सामान बेचा, तो जब कैश में सामान बेचेगा, 28,000 का सामान उसने कैश में बेचा था, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू सेल्स, ब्रैकेट में मैंने कैश भी लिख दिया। जाहिर है कि कैश बढ़ेगा, और मैंने कहा था कि जो सेल्स हैं उसको लिए आपको सेल्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, सेल्स को आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ये मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और उसकी क्रेडिट साइड में मैंने कैश सेल्स लिख दी। इसी तरीके से फिर क्रेडिट सेल्स थी। अब क्रेडिट सेल्स की एंट्री हमने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स या टू सेल्स लिखी थी, तो डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में टू क्रेडिट सेल्स मैंने लिख दिया, और इसको भी मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई क्रेडिट सेल्स 40,000। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह परचेजेस के बारे में था, पहले कैश परचेजेस थी, जब कैश में हम परचेज करेंगे तो कैश कम होगा, एक तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, और उसके अलावा अपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में मैं आऊँगा और मैं लिखूंगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ है कैश परचेजेस, जस्ट मैं एक में देख लूँ, परचेजेस का अमाउंट 16,000 है एक्चुअली, ये कैश यहाँ पर तुम्हारे नोट्स में तो क्या ठीक ही होगा, ये कैश परचेजेस यहाँ पर भी आएंगी, कैश परचेजेस 16,000।
फिर मैंने जो क्रेडिट में परचेज करा है, अब क्रेडिट में जो हमने परचेज करा है, मैंने कहा जब हम क्रेडिट में सामान परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में भी लिखेंगे। तुम्हारे पास नोट्स में ये लिखा होगा, मुझे मालूम है। क्रेडिट परचेजेस 44,000 वो भी यहाँ पर आएगा, 44,000 की क्रेडिट परचेजेस भी यहाँ पर आएंगी। इज इट क्लियर टू यू? तो तुमने देखा हर आइटम की 2 पोस्टिंग है। परचेजेस के बाद फिर क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में था कि 5,600 रुपये उसने अमाउंट विड्रॉ करे, तो मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई ड्राइंग्स 5,600। और मैंने कहा था मुझे ड्राइंग्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में मैं 2 ड्राइंग्स लिख दूंगा। ड्राइंग्स किसी भी तरीके की हो, चाहे गुड्स में चाहे कैश में, वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट में जरूर आएगी। उसके अलावा फिर सैलरी के बारे में था, जब हम सैलरी पे करेंगे तो एक बार कैश कम होगा, कैश अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, और हमारा पीएनएल भी कम होगा, तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आप 2 सैलरी लिखेंगे। उसके अलावा बैड डेट्स था क्वेश्चन में, तो बैड डेट्स मैंने कहा मेरे डेटर्स को कम करते हैं, इसलिए डेटर्स की क्रेडिट में हम लिखेंगे 2,000, और उसके अलावा हमारे पीएनएल अकाउंट में भी डेबिट साइड में हम डेटर्स को लिखेंगे 2,000 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब डेटर्स के अलावा फिर क्वेश्चन में अगला आइटम था बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस मैंने बताया एक तो ये खर्चा है, कैश कम होगा, और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में भी आएगा। यहाँ तक ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन में था डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन मैंने कहा कि पहले तो हम फर्नीचर अकाउंट को कम करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन हम लिख देंगे 1,200, और उसके अलावा पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ था नीचे एडजस्टमेंट में ड्राइंग्स ऑफ गुड्स के बारे में। अच्छा, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स से पहले तुम्हें 3 बैलेंसेस दिए हुए थे। एक तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया था, तो मैं डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखूंगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दूंगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा डेटर्स का। ये एक्चुअली डेटर्स का बैलेंस है, यहाँ ड्राइंग्स लिख दिया है डेटर्स। तुम्हारे नोट्स में ये ठीक होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डेटर्स का बैलेंस 20,800 यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा फिर अगला बैलेंस स्टॉक का दिया हुआ था। स्टॉक का बैलेंस मैंने क्या कहा कि एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, और उसके अलावा बैलेंस शीट में भी लिखेंगे स्टॉक का बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी मैंने लिख दिया 26,000 का। यहाँ तक ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्रेडिटर्स का बैलेंस था, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस एक तो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा नंबर 1, और उसके अलावा नंबर 2 जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट में भी आएगा। जो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, देखो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन में मैं ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिख सकता, क्योंकि किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने बिजनेस ही इस साल स्टार्ट करा है, तो ना डेटर्स का ना क्रेडिटर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? फिर तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन नीचे के तीनों बैलेंसेस को लिखने के बाद, अब नीचे उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वाई ने कुछ ड्राइंग्स करी गुड्स में। मैंने कहा जो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हैं, पहले तो ये ड्राइंग्स हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे 2,000 रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स आप परचेजेस में से माइनस करके दिखा सकते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस की ऑपोजिट में लिख सकते हैं। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स क्रेडिट में लिखने का मतलब है परचेजेस को कम करना। इज इट क्लियर टू यू? इस तरीके से आपने सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर लिया। अब दूसरा काम क्या है? अब जो ये आपने अकाउंट बनाए हुए हैं, इन अकाउंट को आप टैली करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं डेटर्स अकाउंट को टैली करूंगा। अब डेटर्स अकाउंट तुमने ब्रांच में भी करा है, आपको मालूम है ओपनिंग बैलेंस होता तो मैं यहाँ लिखता, इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता। फिर क्रेडिट सेल्स हमने लिखी हैं, यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि हम बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड वगैरह लिखते हैं। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स है और क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर मैंने रेड पेन से लिखी है, ये क्या बता रही है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि मुझे डेटर से इतना कैश मिला। अब यहां तुमने जैसे ही बाई कैश लिखा, इमीडिएटली अपने कैश अकाउंट में 2 डेटर्स लिखना मत भूलना। हर चीज की 2 पोस्टिंग करनी। समझ में आ गया? इसी तरह से आप क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली करेंगे। आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, करेक्ट, क्रेडिट परचेजेस हैं और क्लोजिंग बैलेंस 14,000 है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या बता रहा है कि तुमने इतनी पेमेंट अपने क्रेडिटर्स को करी होंगी। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 29,600 बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने यहाँ लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? करेक्ट। ये तो अच्छा, इसके अलावा नीचे शायद एक इंफॉर्मेशन और थी।
वाई ने 2,000 रुपये जो हैं बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ करे, और उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और थी यहाँ पर, एंड 800 इन कैश, ये नीचे भी लिखा था यहाँ पर या एक काम कर लो उसका, अच्छा यहाँ पर ही लिखा था ड्राइंग्स इन कैश था 800 रुपीज़, ये तुम्हारे शायद नोट्स में लिखा होगा नीचे कि वाई ने 2,000 रुपये ड्राइंग्स करी और 800 रुपये इन कैश ड्रॉ करे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट में एक बार फिर से ड्राइंग्स लिखा है, तो इसका मतलब ये ड्राइंग्स इन कैश हैं। किसी भी तरह की ड्राइंग्स हो वो कैपिटल अकाउंट में भी आपको नोट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो कैपिटल अकाउंट में भी आप नोट कर लेना। चलो खैर मैं अभी देख लूँगा उसको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? अब इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, या हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में ये लिखा है, या कि मैसेज करके बता दें कि नीचे लिखा है या नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसके बारे में। जो सैस सिस्टम से जुड़े हैं वो बता दें। नीचे दिया हुआ है जो नोट्स तुम्हारे पास हैं। सविता ने बताया नहीं दिया तो रहने दो फिर इसको, ये नीचे नहीं दिया हुआ है। पहले तो मैं बता दूं अगर दिया होता तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ती, पर दिया नहीं है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, इसका मतलब ये जो फिगर है 800 की, ये कुछ एक्स्ट्रा फिगर यहाँ प्रिंट हो गई है। कई बार आप कितनी भी कोशिश करो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाती है, इसको काट देना। करेक्ट। अब मैंने तुम्हें क्या बताया यहाँ पर, जो पूरी पोजीशन तुम्हारे सामने है कि पहले आपको डेटर्स को टैली करना है। 99% डेटर्स अकाउंट से अधिकतर बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट सेल्स निकलेगी अधिकतर, पर इस क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स निकल रही है। इसी तरह क्रेडिटर्स अकाउंट में अधिकतर क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर निकलती है, पर इस क्वेश्चन में कैश निकल रही है, तो कैश को कैश अकाउंट में भी लिख देना। उसके अलावा अब आप अपने कैश अकाउंट को टैली करेंगे। याद ये रखना कि कभी भी जब आप अकाउंट्स बनाएंगे, डेटर्स हमेशा पहले नंबर पे बनाना, क्रेडिटर्स दूसरे नंबर पे, कैश तीसरे नंबर पे। इज इट क्लियर टू यू? कैश अकाउंट हमेशा तीसरे नंबर पर ही बनना चाहिए डेटर्स और क्रेडिटर्स के बाद। उसके बाद आप किसी भी रूप में अकाउंट बना सकते हो, पहले 3 का आपने ख्याल करना है। अब क्रेडिटर्स को कैश अकाउंट को मैं टैली करूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस 11,200 तुम्हारा आ जाएगा। वो कितना भी आ रहा है अभी उसको छोड़ो, अभी आपने इस समय चीज़ों को समझना है। तो क्लोजिंग बैलेंस 11,200 आएगा। अधिकतर कैश अकाउंट से या तो ओपनिंग बैलेंस निकलता है या क्लोजिंग बैलेंस। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, तो क्लोजिंग बैलेंस हमें डिटरमिन भी करना था, हमने कर लिया। और जैसे ही ये क्लोजिंग बैलेंस डिटरमिन करा, अपनी बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। बैलेंस शीट में तुमने कैश बैलेंस लिख दिया यहाँ पर 11,200 रुपये। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कैश बैलेंस को नोट करने के बाद अब इसमें जो अगला आइटम है, अगला आइटम तुम्हारा फर्नीचर है। अब फर्नीचर अकाउंट में देखो, हमने फर्नीचर 12,000 का खरीदा था, उसमें डेप्रिसिएशन लगाया तो क्लोजिंग बैलेंस 10,800 आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस तुमने अकाउंट में तो लिख ही दिया है, फर्नीचर अकाउंट तुमने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करेंगे। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 36 आएगा, 36 में से आप ये चीज़ें माइनस करेंगे तो 22,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। जो नेट प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आपने लिखना है। तो अब मैं कैपिटल अकाउंट से मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ लिखेंगे। अब ये दोनों साइड हम बैलेंस शीट की अपने आप टैली होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो ये 14 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन मुश्किल नहीं होता, ये चीज़ भी आपने नोट करी। अब 2.2 ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एग्जामिनेशन प्रॉब्लम 2023 जून की, ये जून 2023 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि राम प्रकाश कीप्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इनफ हिंट है कि ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है या सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट। जाहिर है कि आपको कन्वर्जन मेथड यूज करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, मैंने अभी बताया। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपने इस सीक्वेंस में अकाउंट्स बना लेने। डेटर्स अकाउंट 4-5 लाइन का बना लेना। उसके बाद यहाँ तो मुझे समझाना है, मैंने इसलिए थोड़ा कम लाइन ली, आप 4-5 लाइन का। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट भी आपने बनाना ही बनाना है। उसके अलावा कैश अकाउंट भी आप बनाएंगे ही बनाएंगे। ये 3 अकाउंट तो आपने बनाना ही बनाना है। शुरू में ये 3 अकाउंट पहले आप ड्रॉ कर लें। उसके अलावा अगर कोई एसेट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके भी अकाउंट बना लेना। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर का है तो मेरी एडवाइस है कि उसका बना लेना, हालांकि बिना बनाए भी करा जा सकता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ये अकाउंट्स बनाने के बाद करेक्ट आपको अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन उससे पहले मेरी एडवाइस ये है कि आप एक कैपिटल अकाउंट बना लेना।
अब इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनानी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बना करके दी हुई है, जैसे हम एनपीओ में भी बनाते थे। इज ए क्लियर टू यू? ओपनिंग बैलेंस शीट भी, यानी कि लास्ट ईयर के एंड की भी और करंट ईयर के एंड की भी क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि उसने बिजनेस इसी साल स्टार्ट करा है। इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तुम्हें बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो फर्नीचर का बैलेंस पहले कहाँ लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। एक पोस्टिंग तो ये हो गई, और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देना फर्नीचर, यानी कि दो पोस्टिंग करनी है ना हर आइटम की। एक तो फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस शीट में आप फर्नीचर एसेट में लिख देंगे। इसी तरह जो क्लोजिंग फर्नीचर का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, और फर्नीचर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन लिख देना। इसी तरह से स्टॉक दिया हुआ है। अब स्टॉक क्या करना है? स्टॉक, मैंने कहा स्टॉक अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है, तो एक ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, हमें मालूम है, ओपनिंग स्टॉक के रूप में, और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। ओपनिंग का मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। और इसी तरीके से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा और करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा। डेटर्स का बैलेंस, पहले तो डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 120 लिखेंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। हर आइटम की दो पोस्टिंग है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स अकाउंट में आएंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, और उसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह दिए हों तो तुम एक एक्सपेंस अकाउंट बना लेना, मेरी एडवाइस वैसे ये होगी। करेक्ट? अब प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले तो बताओ एसेट है या लायबिलिटी है? सर प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है। अगर एसेट है तो यहां ओपनिंग बैलेंस तो प्रीपेड एक्सपेंस का नहीं है कोई। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो मैं डेबिट साइड से स्टार्ट करता। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इज इट क्लियर टू यू? ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर होते तो मैं डेबिट में लिख देता, है नहीं, लेकिन क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। अब क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस जो तुम्हें दिए हुए हैं वो 4000 रुपीज़ के दिए हैं। एक तो तुमने यहां लिख दिया, अब दूसरा कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिख देना। मैंने कहा ना हर आइटम की दो पोस्टिंग है। फिर तुम्हें क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, एक तो पहले क्रेडिटर्स में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देना क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो इसका मतलब ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बाद में आएगी। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपको अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक एक्सपेंस अकाउंट बनाओ। हमें मालूम है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैं यहाँ लिखूंगा, जो एक्सपेंसेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,000 है, मैंने 12,000 लिख दिया। एक बार तो यहाँ लिख दिया। देखो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हर आइटम की दो पोस्टिंग है। एक बार यहाँ लिखा, और अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में 12,000। उसके अलावा 20,000 है। अब ये 20,000 रुपीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख लेना। तो मैंने कहा प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कभी भी दिए हो तो एक्सपेंस अकाउंट एक बना लेना, बस उसमें आपको प्रॉपर प्लेस पे लिखना है। उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस है, एक तो कैश अकाउंट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, एक तो कैश अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस और उसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आराम से ये बैलेंसेस की पोस्टिंग हो गई। अब उसके अलावा नीचे उसने तुम्हें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हैं। रिसिट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश मिलता है तो डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई कैश लिखेंगे और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू डेटर्स लिख देंगे। सिंपल। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पे करा तो कैश कम होगा, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स लिख देंगे और क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द साइट, कुछ हमने सामान मंगाया होगा, उसका हमने कुछ भाड़ा वगैरह पे करा होगा। तो आपको मालूम है जब हम सामान परचेज करते हैं और उस पर कोई भाड़ा वगैरह पे करते हैं तो जनरली वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखो जैसे तुम वर्ड कैरेज इन वर्ड यूज करते हो, ये वही है एक तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द साइट। तो 40,000 रुपये पहले तो ये खर्चा है, कैश अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे नंबर एक, और दूसरा बिकॉज ये एक तरीके से ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। इसी तरह से फिर ड्राइंग्स लिखा है,
ड्राइंग्स के आगे पीछे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा ड्राइंग्स इन कैश मानी जाती हैं। एक तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना और कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ड्राइंग्स इन कैश लिख देना। उसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंस, अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जल्दबाजी में कहीं आप पहले तो एंट्री सोचे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज अब की बार आप एक्सपेंसेस अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं। तो पहले तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में आप लिखेंगे टू कैश कि आपने इतने खर्चे पे करे हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो थे कहाँ भाग गए भाई? सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,40,000 के आपने पे करे हैं, 1,40,000। इज इट क्लियर टू यू? और जो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं इसको बाद में हम P&L अकाउंट में भी ले तो जाते हैं, पर अब की बार ये गलती मत कर देना कि P&L अकाउंट में मैं कितने सन्ड्री एक्सपेंस ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट बनाया है। ठीक है, अगर मैं नहीं बनाता तब तो डायरेक्टली होता, लेकिन मैंने बनाया है तो मैं क्या करूंगा, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो P&L में डाल दी जाएगी। और ये मैंने क्यों कहा आपको करने के लिए, क्योंकि वैसे तो डायरेक्टली भी करा जा सकता है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। आपको ये अदरवाइज नहीं तो आपको याद नहीं रहता, कई बार ओपनिंग प्रीपेड ऐड करना है, माइनस करना है, उसमें आप गलती करने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेस्ट है कभी भी अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो तो इस तरह से पहले अकाउंट बना लो। और जो मैंने यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस लिखा है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो मैं लिखूंगा ही। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये P&L अकाउंट में आ जाएगी। अब देखो मैं आपको P&L अकाउंट में भी दिखा देता हूँ। P&L अकाउंट में मैंने इस क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंस नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली उसको यहाँ पर, आप चाहो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके में अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते, जो खर्चे आपने पे करें 1,40,000, एक तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना और डायरेक्टली P&L अकाउंट में 1,40,000 लिख दो, पहले तो लिख दो। आपको मालूम है कि ओपनिंग प्रीपेड ऐड करे जाते हैं और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस करे जाते हैं। अगर आप ऐसा याद रख सकते हो तब तो डायरेक्टली कर लेना, नहीं तो फिर अकाउंट बना लेना। इज ए क्लियर टू? तो क्लोजिंग प्रीपेड 4,000 माइनस करा, आपको मालूम है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे तो 1,44,000 बैलेंसिंग फिगर आएगी। और अदरवाइज आप इस चीज़ से बचना चाहती हो तो ऐसे कर लेना और उसमें आपकी डायरेक्टली ये बैलेंसिंग फिगर 1,44,000 की आएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। फिर हमने फर्नीचर परचेज करा है, नीचे कहता है 20,000 का फर्नीचर अकाउंट आपने बनाया है। फर्नीचर अकाउंट में तो टू कैश लिख दोगे और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई फर्नीचर लिख दोगे। अब नीचे अदर इंफॉर्मेशन में कह रहा है देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स का मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कैश सेल्स हैं, लेकिन कितनी हैं ये हमें मालूम नहीं है। तो जब कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है कि देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स और तुम्हें अमाउंट नहीं दिया रहेगा, तो आपको क्या इशारा मिल गया कि कैश सेल्स आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश अकाउंट से। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहा है क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2,30,000। अब क्रेडिट में मैंने परचेज करा, एक तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा 2,30,000 और उसके अलावा फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में भी क्रेडिट परचेजेस लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन है। एंड फिर लास्ट में उसने कहा प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। अब यहां इस चीज का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तुम्हें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 दिया है। देखो बैड डेट्स तो डेटर्स अकाउंट में आता है लेकिन प्रोविजन नहीं आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउट, पहले तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है? 1,40,000 है। जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, तो 14,000 का प्रोविजन बन जाएगा। एंट्री हमारी यही होगी, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा। अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपने डेटर्स आपने लिखा 140, या तो उसमें से माइनस कर देना, नहीं तो ऑपोजिट साइड में लिख देना। तो इस क्वेश्चन में हर चीज मैंने अब आपको बता दी। ये डेटर्स अकाउंट है, करेक्ट। तो डेटर्स अकाउंट में आपने देखा ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। डेटर से हमें कुछ कैश मिला था। इस क्वेश्चन में कैश सेल्स तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी और कैश सेल्स तुम जो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिख दोगे।
क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 40,000 था। इस क्वेश्चन में हमने क्रेडिटर्स को कितना कैश पे करा ये दिया था, क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट भी दिया हुआ है, और ये बैलेंसिंग फिगर जो बोल्ड में मैंने लिखी है वो आपकी निकलेगी और इसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे। फिर कैश अकाउंट में हमने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, जो ड्राइंग्स हैं, जो कैरेज, जो ट्रांसपोर्टेशन, वही कैरेज का खर्चा, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हमने पे करे, जो फर्नीचर परचेज करा, क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें इस क्वेश्चन में दिया था, और डेटर, ये ओपनिंग बैलेंस है, डेटर से तुम्हें इतना कैश मिला, और ये बैलेंसिंग फिगर कैश सेल की आएगी, इसको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना। फर्नीचर में 1 लाख का बैलेंस था, तुमने 20,000 का फर्नीचर और खरीदा, तो क्लोजिंग बैलेंस से 1,20,000 आया, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो क्रेडिट सेल्स जो भी आपकी निकली, डेटर्स कैश सेल्स आपको गिवन थी, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन था, ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में कोई कैश परचेजेस नहीं थी, आपने नोट करा, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस थी, ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज का खर्चा। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,14,000 आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से अब आपने माइनस करा जो भी आपके एक्सपेंसेस इस साल से रिलेटेड हैं 1,44,000, और प्रोविजन आपने माइनस करा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 250 मेरे पास कहाँ से आया? ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा। ये मैंने जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है जिसमें मैंने ये आइटम्स लिखे हुए हैं, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट से अपनी ओपनिंग बैलेंस निकालनी है, फिर मैं नेट प्रॉफिट जो हुआ यहाँ लिखूंगा, जो ड्राइंग्स हैं, अब उसमें से मैं 186 माइनस करूंगा, 186 क्लोजिंग बैलेंस आएगा, 186 क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ लिखूंगा, और मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जानी चाहिए करंट ईयर की। देखो फर्नीचर ईयर के एंड में इतना है, स्टॉक इतना है, डेटर्स इतने हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000, फिर उसके अलावा कैश का बैलेंस है टोटल 2,90,000, और इधर क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और प्रोविजन मैंने यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो इसको डेटर्स में से माइनस कर करके भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कभी भी डेटर्स अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। बैड डेट्स आते हैं, प्रोविजन नहीं आते हैं। तो ये तो आपकी बैलेंसिंग फिगर है, बाकी ये चीज़ आपकी अपने आप टैली हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर 2.3 एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा हुआ है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। करेक्ट? वैसे आप कहो तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है राजेश डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023 ऑन बैलेंस शीट डेट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, ये लास्ट ईयर का एंड है, ये करंट ईयर का एंड है, यानी कि लास्ट ईयर का एंड का मतलब करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस। तो डेटर्स का जो बैलेंस है, पहले तो डेटर्स अकाउंट ओपन करो, आराम से उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि हर आइटम की 2 पोस्टिंग, और ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स लिखना। क्लोजिंग बैलेंस है, इसी तरह पहले तो डेटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर फिर डेटर्स का बैलेंस लिख देना। स्टॉक का हम अकाउंट बनाते नहीं, स्टॉक एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट बनाओगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट में 7,500 फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसी तरह क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का क्रेडिटर अकाउंट में आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और उसके अलावा लायबिलिटी साइड में भी लिख दोगे। अच्छी तरह से इनको लिखने के बाद मेन चीज़ है कि आप कितनी सफाई से इनको लिख पा रहे हैं करेक्ट प्लेसेस पर। फिर कह रहे हैं समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बस कैश अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट में, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट में, कैश अकाउंट में। अब जो ये खर्चा है सैलरी का, सैलरी आपने पे करी 60,000 की, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में और पीएनएल में। रेंट आपने पे करा, ऑफिस एक्सपेंस पे करा, ये तीनों ही कैश अकाउंट की क्रेडिट में आएंगे और उसके अलावा पीएनएल में आ जाएंगे। ड्राइंग्स 15,000 की जो हैं, एक तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएंगी नंबर 1, और कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आ जाएंगी। ड्राइंग्स के बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश। फिर कैश सेल्स एक तो कैश अकाउंट की डेबिट में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में। कैश परचेजेस
कैश बाहर जाएगा, कैश अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो आपकी एंट्री बेसिकली क्या होती है? डिस्काउंट रिसीव्ड आपको किससे मिलता है? क्रेडिटर से मिलता है, जिनको आपने पैसा देना होता है। तो क्रेडिटर्स यानी कि डिस्काउंट रिसीव होने से क्रेडिटर्स को कम पे करना पड़ता है, इसलिए एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले तो ये एंट्री होती है, तो इसलिए क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में भी हम इसको लिखेंगे। इज क्लियर? इसी तरह डिस्काउंट अलाउड जो है, डिस्काउंट अलाउड, हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में इसको लिखा जाएगा और उसके अलावा पीएनएल अकाउंट की डेबिट में लिखा जाएगा। इज क्लियर टू यू? रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। अब रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं, ये सेल्स रिटर्न है। आपको मालूम है, एक तो डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में हम लिखते हैं और उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सेल्स रिटर्न या तो आप सेल्स में से माइनस कर लो, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिख लो, बात एक ही है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेजेस रिटर्न। अब परचेजेस रिटर्न जब करते हैं तो एक तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि क्रेडिटर से जब हम सामान परचेज करते हैं क्रेडिट में तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, जब उनको रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर्स कम होंगे, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट में आएंगे। और उसके अलावा परचेजेस रिटर्न चाहो तो आप परचेजेस में से माइनस कर लो, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिख दो। फिर बैड डेट्स अभी मैंने बताया था, एक तो डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में और पीएनएल अकाउंट की डेबिट में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और तुम्हें यहाँ दे दिया कि उसके पास 25,000 कैश बैलेंस शुरुआत में था, तो कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन और ओपनिंग बैलेंस शीट में बाई कैश। बस अब आप इसको आराम से कर लेंगे। आपकी डेटर्स अकाउंट से फिगर ये आ जाएगी 3,46,500 क्रेडिट सेल्स, जिसको आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। करेक्ट। उसके अलावा क्रेडिटर्स अकाउंट से आपकी क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आएंगी, जिसको कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना मत भूलना। कैश अकाउंट से आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा 7,500 का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तो है, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना। फर्नीचर 5,000 का था, 2,500 का फर्नीचर आपने और खरीदा, टोटल 7,500 का फर्नीचर हो गया। करेक्ट। फिर ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड भी मैंने बता दिया। ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर नेट प्रॉफिट आपका 40,000 समथिंग, ये मैं बता देता हूँ कितना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका, अब आप एक बार चेक करके देख लेना ये कितनी फिगर आ रही है। 1,28,500, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटेड है, ये 40,500 के करीब है, चेक कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आप एक कैपिटल अकाउंट, मेरी एडवाइस है, बना लेना। इज इट क्लियर टू यू? कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है। क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, अब इस क्वेश्चन में एक सेकंड के लिए, अच्छा, जो आपके पास नोट्स होंगे उसमें कैपिटल अकाउंट बना होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि थोड़े से जो मेरे पास ये नोट्स थे उस पर मेरी रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाई, तो आपके पास कैपिटल अकाउंट बना होगा और ये मैंने बैलेंसेस आपको बता दिए हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस, ये बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस आपके पास है, तो जो आपके पास बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट के अंदर आपको मालूम है जो ओपनिंग एसेट्स हैं आपके पास, जो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट हैं और जो लायबिलिटी है उसका डिफरेंस कैपिटल पहले आप कंसीडर करेंगे। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, उसको ओपनिंग कैपिटल में लिख लेंगे और ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। और उसके अलावा जो इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स वगैरह अगर हैं तो ड्राइंग्स हैं वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आएंगी और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा अल्टीमेटली वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। अब इसमें तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस होने ही नहीं चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा अब ये 2.4 क्वेश्चन है। अब ये 2.4 क्वेश्चन दिसंबर 2024 का है, जो सबसे लेटेस्ट है। आपने क्या नोट करा कि इस चैप्टर में से अगर मैं कहूँ कि पूरी फाइनेंशियल अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई बन रहा है तो वो यही चैप्टर बन रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं और सबसे लेंदी क्वेश्चन इसी में आए। अब आपको पहले इस क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट ओपन करना है, ओपनिंग बैलेंस आप लिख दोगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस के आगे क्वेश्चन मार्क है तो उसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ स्टॉक। अब स्टॉक का ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूं। जो ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा, करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन करेंगे उसमें लिख देंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ये बैलेंसेस लिख देंगे।
अब क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस के आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में और क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख देंगे। इसी तरह से अब की बार आपको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि बैंक बैलेंस लिखा है, तो बैंक बैलेंस में आप लिखेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, क्लोजिंग बैलेंस दिया है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख देना। बस हर आइटम की 2 पोस्टिंग करनी है। समरी ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन रिसीट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बैंक अकाउंट की डेबिट में और डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में लिख देना, सिंपल। इसी तरह एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिख देना। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान करना है। वो कह रहे हैं हमने फिक्स्ड एसेट जो था 2500 का उसको 1750 में बेचा। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1750, यानी कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड में तो आप लिखोगे टू फर्नीचर सेल। अब आपको जो लॉस हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना, और टू फर्नीचर टू फिक्स्ड एसेट है 2500 का, इसका मतलब 750 रुपये का आपको नुकसान भी हो गया। पहले तो अपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई कैश बाई पीएनएल, फिर कैश अकाउंट की डेबिट में आप लिख देंगे 1750 फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 750। फिर कह रहे हैं क्रेडिटर्स को आपने पे करा तो क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे और कैश अकाउंट में लिखेंगे। एक्सपेंसेस आपने पे करें तो एक तो कैश अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में। ड्राइंग्स हैं, एक तो आप ड्राइंग्स के बारे में बता के थक गया हूँ, कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। आपने फिक्स्ड एसेट परचेज करा, एक तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखेंगे और उसके अलावा कैश अकाउंट में लिख देंगे। इस क्वेश्चन में तो उसमें यह भी दिया है नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब कोई कैश सेल्स कोई क्रेडिट सेल इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकती। अब यहां पर एक चीज लिखी है कि गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, और कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड इज 2,60,000। देखो यहां पर पहले तो रेट तुम्हें जो दिया है, इस रेट्स के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, कॉस्ट प्लस मार्जिन, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट से होता है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इज इक्वल रेट कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट 100 है, मार्जिन या प्रॉफिट 25 है, सेलिंग प्राइस 125 है। लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन में रेट, कौन से रेट की जरूरत है? कॉस्ट के रेट की जरूरत है, 25/100। क्यों? क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000 की है। अब उसका मैं, क्योंकि ये कॉस्ट पर दिया है तो कॉस्ट का रेट 1/4 है, तो 1/4 में इसमें ऐड कर दूंगा तो जो भी प्रॉफिट आएगा 1/4 अगर मैं इसका अब ऐड करूंगा, अब कितना आ रहा है मेरे को याद नहीं आ रहा, अब कैलकुलेटर भी यहाँ मेरे पास पड़ा नहीं है, चलो खैर जो भी आएगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ आपको कंफ्यूजन ना हो। 65,000 आ रहा है, वैसे 130 का हाफ 65 ही आएगा, 65,000। तो ये आपका प्रॉफिट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 3,25,000 की आपके पास सेल्स आ जाएंगी। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो सेल्स हैं ये क्रेडिट सेल्स मानी जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका मतलब ना कैश सेल्स है ना क्रेडिट सेल्स है, सॉरी ना कैश सेल्स है ना कैश परचेजेस है। इसका मतलब जो सेल्स आ रही हैं क्रेडिट सेल्स हैं। तो ये क्रेडिट सेल्स जो हैं, एक तो डेटर्स अकाउंट में लिखना मत भूलना और उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना मत भूलना। बस बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया। ये आपका डेटर्स अकाउंट है, आपको देख ही रहे हो कि इस क्वेश्चन में डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया था, डेटर्स से कितना कैश मिला ये भी दिया था, डेटर्स क्रेडिट सेल्स हमने निकाली ली, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने लिखना भूलना नहीं है। अब जहां तक क्रेडिटर का सवाल है, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिया था, क्लोजिंग बैलेंस 46,000 दिया था। क्रेडिटर्स को हमने कितने पैसे दिए ये भी दिया था, और क्रेडिट परचेजेस 2,72,500 की क्वेश्चन में हमारे पास हैं क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेजेस की फिगर कहीं गिवन थी, ये हमने, अच्छा हमारे पास क्रेडिट परचेजेस की फिगर अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अभी हमारे पास क्रेडिट परचेजेस की फिगर गिवन नहीं है, तो आप अभी क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी ओपनिंग बैलेंस है नहीं। देखो समझना है इस क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स का अभी तुम्हारे पास ये बैलेंस है कि जो आपने क्रेडिटर्स को पे करा, क्लोजिंग बैलेंस है, तुम्हारे पास अभी ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और क्रेडिट परचेजेस अभी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में भी गिवन नहीं है। तो क्रेडिट परचेजेस सर कहाँ से आएंगी ये मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कहाँ से आएंगी। उसके अलावा आप बैंक, अगर फिगर नहीं है तो चिंता मत करो, आप उस अपना
आगे का काम करना शुरू कर दो। अब बैंक अकाउंट को हम टैली करेंगे तो बैंक अकाउंट से ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेना। फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास और हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा था। वो कह रहा है कि हमने सेल करी थी 1,750 में और लॉस हुआ था। फिर डेप्रिसिएशन 1,000 का P&L में लिख देना क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 9,000 दिया हुआ है। जस्ट वेट, ये इंटरनेट लैग हो गया है। हाँ, तो फर्नीचर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 9,000 है, बैलेंसिंग फिगर 1,000 की आएगी, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना। अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखो यहाँ पर मैंने बताया सेल हमारे पास कैसे आई 3,25,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारे पास है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, ये क्रेडिट परचेजेस होंगी। समझ में आया? हालांकि ये परचेजेस की फिगर निकलेगी और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर नो कैश ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब ये जो परचेजेस होंगे क्रेडिट परचेजेस होंगे, इनको तुम क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखोगे। तो अब तुम्हारे पास क्रेडिट परचेजेस की फिगर आएगी और क्रेडिट परचेजेस की फिगर को आने के बाद तुम्हारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। ये ग्रॉस प्रॉफिट है और फिर ये एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नेट प्रॉफिट 14,000 का आ जाएगा। करेक्ट। फिर कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट को तुम अपनी टैली करोगे, उससे ओपनिंग बैलेंस आएगा। नेट प्रॉफिट यहाँ लिखोगे, जो एडिशनल कैपिटल लेके आया वो लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट आपको बना करके दे दी है। तो ये है इस क्वेश्चन में। तो इस चैप्टर में अब इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं कराया जा सकता, तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा चैप्टर ही करा दिया है। इज इट क्लियर टू यू? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और चीज़ के साथ। टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।